गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्रद्धा इंटर कॉलेज कचना राजा तालाब वाराणसी राजेश कुमार यादव मैथ्स टीचर। आज मैं क्लास 12th चैप्टर 10th मैथ एनसीईआरटी आज से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। चैप्टर का नाम हमारा है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणिती। तो वेक्टर के बारे में हमने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ चुका है कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर जाने से पहले हम एक क्वांटिटीज़ होती है, जो राशियाँ दो प्रकार की होती हैं हमारी, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो जो क्वांटिटीज़ होती है या राशियाँ होती हैं, ये दो टाइप का होता है। एक स्केलर क्वांटिटी होता है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी जो होता है एक ऐसी राशियाँ होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, या फिर ऐसे बोलेंगे केवल और केवल परिमाण होता है। मतलब जैसे अगर हम कहें कि 5 kg चीनी, तो 5 kg चीनी तो केवल और केवल परिमाण ही है। लेकिन अगर यहाँ से हमें बोला जाए कि हमें यहाँ से 5 किलोमीटर जाना है, तो 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाना है ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक तो नहीं जा पाएंगे। तो अगर हम 5 किलोमीटर में बोल दें कि हमें यहाँ से 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है, नॉर्थ साइड, तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रहा है। एक तो ये इसका परिमाण आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है, और ये डायरेक्शन। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। मतलब ऐसी राशियां जिसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों हो, वह राशियां हमारी कहलाती हैं सदिश राशियां। ऐसी राशियां जिसमें केवल और केवल परिमाण हो, वह राशियां कहलाती है अदिश राशियां। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें स्केलर का, तो मास, वॉल्यूम, एरिया एक्सेट्रा, क्योंकि इन सब में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे वॉल्यूम, किसी चीज़ का वॉल्यूम निकाले, आयतन निकाले, और फिर किसी क्वांटिटी का एरिया निकाल दें, तो इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यही हम एग्जांपल देखें वेक्टर क्वांटिटी का, तो वेक्टर क्वांटिटी में जैसे हो जाएगा दाब। इसका सबसे सटीक एग्जांपल है हमारा दाब। दाब में जैसे हम देखें इसका, अगर हम बोल दें कि ये एक ब्लॉक रखा गया है एक किसी सरफेस पर, तो अब हमें इसको पुशअप करना है या धक्का देना है, ढकेलना है। तो अगर हम इस साइड से, लेफ्ट साइड से इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? राइट, इधर जाएगा। लेकिन यही फोर्स अगर हम राइट साइड से लगा रहे हैं इस साइड से, तो यह किधर जाएगा? इधर की तरफ बसकेगा। तो अब देख रहे हैं हम कि इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर हम लेफ्ट से फोर्स लगा रहे हैं तो ये राइट साइड में जा रहा है, और राइट से फोर्स लगा रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। अगर इस पर बात करें कि हम अगर ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो किधर ब्लॉक आएगा? नीचे की तरफ आएगा। लेकिन यही अगर नीचे से फोर्स लगाएं तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो दाब जो होता है हमारा एक सदिश राशि होती है। इसके और कुछ एग्जांपल हैं, जैसे दाब हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, दाब हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन, त्वरण एक्सेट्रा। तो ये तो टॉपिक था हमारा व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाट इज स्केलर। तो हालांकि क्लास 11th में हमने वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़ लिया है, वो फिजिक्स का पोर्शन होता है। बट हमें मैथ में पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा, केवल और वेक्टर अलजेब्रा। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज वेक्टर अलजेब्रा। तो आप लोग वीडियो रोक कर इतना पहले लिख लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं वेक्टर।
तो वेक्टर के बारे में से इसका नोटेशन कैसे किसी भी क्वांटिटी या किसी भी राशि को हम प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी राशि को प्रदर्शित करने के लिए हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट या स्मॉल अल्फ़ाबेट दोनों से लेकर प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे अगर हम ये कैपिटल ए लिख दें तो इसके ऊपर एक एरो होता है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो राशि, ये हमारा वेक्टर का नोटिफिकेशन मतलब नोटेशन है। इस प्रकार हम इसको प्रदर्शित करते हैं और इसे पढ़ते हैं वेक्टर ए, वेक्टर ए। तो इसका जो मतलब होता है कि जो ए है इसके मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करता है, मैग्नीट्यूड परिमाण, और जो एरो का डायरेक्शन है, एरो डायरेक्शन, एरो जो है वो डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है, दिशा। मतलब जिधर एरो रहेगा उस वेक्टर की डायरेक्शन उसी साइड में रहेगा। जैसे अगर हम ये ऐसे करें तो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है हमारा इस साइड में है। अगर इस तरह से करें तो ये हमारा वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, बट ये तो पूरा वेक्टर हो गया। अब जैसे इसी में कोई एक डायरेक्टेड लाइन ले लें हम इस तरह से और इसके एक सेगमेंट को ले लें, तो ये जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक होगा ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा और डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, और इसका ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आएगा वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होगी। तो जैसे अगर हम ये लिख दें 5 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर ईस्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें 5 किलोमीटर जाना है किधर, ईस्ट साइड में। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ रहा है तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगी। अब आगे हम इसमें देखेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। जो पोजीशन वेक्टर है वो लोकेट होता है किसी ओरिजिन पॉइंट से। जैसे हमने 11th में पढ़ा है एक्सिस के बारे में, तो एक्सिस हमारे 3 एक्सिस होते हैं, ये एक्स, वाई और ये जेड एक्सिस। ये जो तीनों एक्सिस होता है एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम कोई पॉइंट यहाँ ले ले P, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड, तो जो पोजीशन वेक्टर होता है वो किसी पॉइंट का पोजीशन होता है। मतलब ये किसी पॉइंट का होता है, किसी पॉइंट का वेक्टर होता है। मतलब पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी पॉइंट का होता है और पोजीशन वेक्टर को हम हमेशा ओरिजिन से लेते हैं। मतलब इसको अगर वेक्टर के रूप में लिखा जाए तो OP वेक्टर हो जाएगा। ये हो जाएगा अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये आई कैप, जे कैप, के कैप है क्या, हम आगे देखते हैं। और ये होता है जो आई कैप हो जाएगा वो एक्स अक्ष के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। उसी प्रकार जो जे कैप हो जाएगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा, और जो के कैप होगा वो किसका, जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हो जाएगा। मतलब जो यूनिट पोजीशन वेक्टर होता है वो हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट, मतलब रेफरेंस पॉइंट जनरली हम लेते हैं ओरिजिन, ओरिजिन से जो होता है वो हमारा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। और जो इसका मॉडुलस होता है, मैग्नीट्यूड होता है, OP वेक्टर का मॉड ये हो जाता है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इसका मापांक होता है या परिमाण होता है या मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी ओरिजिन से लिया जाता है, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें 2 टॉपिक और पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर और एक टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन।
तो पहले हम टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन देखते हैं। तो इतना आप लोग पहले वीडियो रोक कर लिख लीजिए। अब अगला टॉपिक है हमारा इसमें डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को हिंदी में बोलते हैं दिक् कोसाइन। हालांकि ये टॉपिक हमारा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर अलजेब्रा और उसके बाद 3D आएगा, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन दोनों जगह यूज होगा, वेक्टर अलजेब्रा में भी है और 3D में। तो अब ये डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है उसको हम देखते हैं। तो उसको बनाने के लिए इस तरह से बना ले पहले। इस सबको मिला दें यहाँ से। तो ये जो है हमारा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ से जेड एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये कॉस, डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन हमारा दिशा बताता है। तो इसको बनाने के लिए हम देखते हैं कि किसी भी पॉइंट का, अगर कोई पॉइंट हम यहाँ से एक पॉइंट P ले लेते हैं, इस पॉइंट P का निर्देशांक है एक्स वाई जेड, मतलब ये P का जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से कितना है और जेड एक्सिस से कितना है, तो वही हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो इस पॉइंट P को देखते हैं, हमारा ये जो पोजीशन वेक्टर है OP, इसका एक्स अक्ष से जो एंगल है वो अल्फा एंगल लेते हैं, वाई एक्स से एंगल बीटा और जेड एक्स से एंगल ये गामा होता है। तो अल्फा जो हो जाएगा, अल्फा ये एक्स एक्स से एंगल है, एक्स अक्ष से बना कोण, एक्स अक्ष से बना कोण, बीटा ये वाई एक्स से बना कोण, गामा ये हो जाएगा जेड एक्स से बना कोण, किसका, पोजीशन वेक्टर का। तो ये जो अल्फा बीटा गामा होता है, अल्फा बीटा और ये गामा, ये जाएगा हमारा डायरेक्शन एंगल, इसे बोलते हैं हम डायरेक्शन एंगल। अगर इसी डायरेक्शन एंगल का हम कॉस ले लें, जो अल्फा बीटा गामा है, इसी डायरेक्शन एंगल अगर कॉस ले लें तो ये मतलब कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो ये हमारा कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में DC लिखते हैं, तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन। अब ये डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, तो ज़रा सा अगर इसको हम देखेंगे, जो इसका पोजीशन वेक्टर ये OP है, तो OP का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा XI प्लस YJ प्लस ZK, जो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब इस पॉइंट को, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से मिला दें ऐसे, तो एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये अगर अल्फा है, ये मॉडुलस R हो जाएगा हमारा और ये x हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होता है, आधार बटे कौन, तो x अपान ये, अगर हम इसको ले लें तो इस पॉइंट को नाम देना चाहे A, ये A हो गया और ये एंगल कितना बना रहा है AP, ये O हो गया, तो OA एंगल अल्फा है। तो यहाँ से कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन वेक्टर R। तो इसी प्रकार कॉस बीटा ये हो जाएगा y अपॉन वेक्टर R, और इसी प्रकार कॉस गामा ये हो जाएगा z अपॉन वेक्टर R। तो ये जो तीनों कहलाता है, यही हमारा कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अब इसी डायरेक्शन कोसाइन को, या फिर यहाँ से हम ये लिख सकते हैं इसको, अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इंटू आर कॉस अल्फा, y इक्वल टू आर कॉस बीटा, z इक्वल टू आर कॉस गामा। तो ये हमारा कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। अब इस डायरेक्शन कोसाइन को हम अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कॉस अल्फा
वेक्टर आर दिया और y इक्वल टू हो जाएगा कॉस बीटा वेक्टर मॉडुलस, z इक्वल टू हो जाएगा कॉस गामा मॉडुलस। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि L बराबर, इसका नोटेशन होता है L बराबर कॉस अल्फा और M बराबर कॉस बीटा और N बराबर N बराबर होता है कॉस गामा। तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि x बराबर L इंटू आर, y बराबर या फिर y बराबर m इंटू वेक्टर r, z बराबर n इंटू वेक्टर r। तो यहाँ एक रिलेशन आता है डायरेक्शन कोसाइन में, अभी उसको रिलेशन को हम इस पर लिखते हैं। फिलहाल इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर एक रिलेशन हम इसको बताते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि L M R N में एक रिलेशन आता है। तो हालांकि ये हमने पढ़ लिया था, तो वेक्टर R की जगह हम जो मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर R, इसको स्मॉल L से आप स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इन तीनों का वर्ग करके ऐड करें, वर्ग करके जोड़ने पर, जब इस तीनों को हम वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर सब में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ देखें आर के मान है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। तो यही हमारा रिलेशन होता है एम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये हमारा होता है जो एल एम एन क्या एक तरह से डायरेक्शन कोसाइन ही है। तो डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो इसको लिख लीजिए, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर हम बता रहे हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला टाइप्स है हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो से हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम किसी भी संख्या के ऊपर कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसमें ए कैप, बी कैप, सी कैप या एन कैप, ये इसका डायरेक्शन होता है। मतलब किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी संख्या के ऊपर हम कैप लगा देते हो उसका यूनिट वेक्टर जगह। तो अगर कोई हम लेट ए वेक्टर, लेट एनी वेक्टर, कोई एक वेक्टर है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर हम मान लेते हैं यूनिट वेक्टर इसका हो जाएगा एन कैप इक्वल टू, ये होता है वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। तो किसी भी वेक्टर में हम उसके मॉडुलस या मापांक से भाग डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो हमारा यूनिट वेक्टर आता है। और जो इसका रिजल्ट हमेशा आएगा यूनिट वेक्टर, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हो, कहलाता है हमारा यूनिट वेक्टर। फिर सेकेंड हमारा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को मीन्स होता है सेम, इनिशियल मीन्स इनिशियल पॉइंट। जैसे हमने वहां पर एक चीज़ बताना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वेक्टर में अगर किसी हम वेक्टर इधर कर इस तरह से वेक्टर ए, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल। और ये जो एरो वाला डायरेक्शन होता है इसे हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट या फिर एंडिंग पॉइंट।
ये वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगा, शुरू में ही बताना था इसको कि किसी भी वेक्टर को जब हम प्रदर्शित करते हैं, जो इसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है उसे हम इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, जो एरो वाला होता है उसे टर्मिनल या फिर एंडिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अब इसी बेस हमारा को इनिशियल, को का मतलब होता है सेम, इनिशियल का मतलब एक या एक से ज़्यादा ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, वो क्या कहलाएगा हमारा को इनिशियल वेक्टर। तो मतलब इसका डेफिनेशन हो जाता है एक ऐसा वेक्टर, या फिर ऐसे बोलो कि एक या एक से ज़्यादा ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, वह क्या कहलाता है हमारा को इनिशियल वेक्टर। तो ये क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट या एक से ज़्यादा ऐसा वेक्टर, एक या एक से ज़्यादा ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, वह कहलाता है हमारा को इनिशियल वेक्टर। फिर इसके बाद आता है हमारा कोलिनियर वेक्टर। हालांकि इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा ऐसे वेक्टर जिसके दो या दो से एक से ज़्यादा ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, वो कहलाता है हमारा को इनिशियल वेक्टर। एग्जाम्पल, अगर हम एक वेक्टर ये ले लें, वेक्टर ए, और एक वेक्टर ऐसे ले लें, वेक्टर बी, तो इन दोनों वेक्टर में हम देख रहे हैं इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये ए और बी क्या कहलाएगा हमारा को इनिशियल वेक्टर। फिर इसके बाद होता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर को हम हिंदी में बोलते हैं संरेखी सदिश। तो संरेख का मतलब हमने 10 में भी पढ़ा था, 11 में पढ़ा था कि जब कोई दो या दो से अधिक पॉइंट एक सीधी लाइन पर हो तो क्या कहलाता है हमारा संरेख। बट यहाँ पर हम एक सीधी लाइन में ना बोलेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे सदिश जिनका डायरेक्शन एक ही हो, एक ही साइड में डायरेक्शन हो और वो एक दूसरे के पैरेलली होते हैं, तो वो कहलाता है हमारा संरेखी वेक्टर। जैसे एक वेक्टर ऐसे हैं, वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, तो ये दोनों क्या है कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। या फिर इस तरह से वेक्टर ए और एक वेक्टर इस तरह से, तो ये दोनों वेक्टर हमारा कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। तो अब इसमें आता है एक इक्वल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर होता है लास्ट दो बचते हैं, एक इक्वल वेक्टर होता है, इक्वल वेक्टर मतलब ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एक ही हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा का वेक्टर ये हो गया, तो इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो वो क्या कहलाता है हमारा इक्वल वेक्टर। फिर लास्ट इसमें है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसमें मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन और एक दूसरे के विपरीत हो या अपोजिट हो, अपोजिट वेक्टर कहते हैं। जैसे एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, तो ये दोनों हमारा कहलाएंगे अपोजिट वेक्टर। तो यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए इंट्रोडक्शन है। तो आई होप आप लोग को इंट्रोडक्शन सही से समझ में आया होगा। तो पहले वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार अच्छे से देखकर पहला एक्सरसाइज लगाने का ट्राई करिएगा।
क्योंकि पहले एक्सरसाइज में केवल और केवल डायरेक्शन के बारे में बताना है, वेक्टर है कि स्केलर है। फिर अगले वीडियो में हम इसके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो होता है इसका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।